Hello students, today we are going to study a new device or I can say a new circuit element that is known as inductor. Now how does it look like? कैसा ये दिखता है inductor and what are the function of this inductor? We will look it on this. हम ये देखेंगे कि ये कैसा दिखता है. So first of all we will draw the diagram of an inductor. So when we give helical shape, for example you are having a long straight wire and if you give that wire a helical shape, उस wire को जब आप helical shape दे देते हैं and that helical shaped conductor will become an inductor, वो inductor बन जाता है. ठीक है. So ये जो है this is helical shape conductor, this becomes inductor and when we, ये तो हुआ इसका शेप कि कैसा इंडक्टर दिखता है. अब जब इंडक्टर को जब हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो ये इंडक्टर क्या करता है, ये इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा कि आपने कैपेसिटर पढ़ा था. कैपेसिटर यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर किया करता था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया. तो देखिए फटाफट हम इंडक्टर लिख देते हैं. इंडक्टर क्या है? इंडक्टर is a helical shaped conductor stores energy in the form of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है. ठीक है, देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कैसे स्टोर करेगा कि फॉर एग्जांपल करंट यहाँ से ये इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये इस तरह से. तो ज़रा इसमें हम क्लॉक फेस रूल लगाएं और देखें कि किस तरह से करंट मिलेगा. तो देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट इस तरह से फ्लो होता हुआ आगे जा रहा है, इस तरह से. दैट मीन्स कि अगर मैं फिंगर्स को रखूं करंट के डायरेक्शन में तो हम मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अभी तक जब तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बनाया था ये इंडक्टर ही था, लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया आप कहोगे यार ये तो कुछ पहले देखा है, ये तो सोलेनॉइड जैसा लग रहा है ना. हाँ, ये बिल्कुल सोलेनॉइड जैसा लग रहा है. नाउ इफ इट इज लुकिंग लाइक ए सोलेनॉइड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर एंड कंडक्टर. और हम दो अलग अलग टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, एक जैसा टॉपिक दो अलग अलग नाम से क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए इंडक्टर और सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लीजिए. सोलेनॉइड के अंदर की जो कोर होती है, कोर का मतलब ये वायर है हेलिकल शेप, इसके बीच में जो कोर होती है दैट कोर विल बी मेटालिक. वो मेटालिक कोर होती है. मेटालिक कोर का मतलब क्या है? एक सिलेंड्रिकल आयरन की रॉड हो सकती है या कोई भी मेटल हो सकता है सूटेबल. ठीक है, तो उस मेटालिक रॉड के ऊपर वायर को जब लपेटा जाता है दैट इज द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड. वो सोलेनॉइड होता है. क्या समझ में आ गई? यहां इंडक्टर के केस में जो कोर होती है इसकी वो एयर की होती है, वो सिर्फ हवा की होती है, वो मेटालिक कोर नहीं होती. दोनों में से दोनों क्या डिफरेंस समझ लीजिए. सोलेनॉइड में कोर मेटालिक होगी और इंडक्टर में कोर एयर की होगी, मेटालिक नहीं होगी. ये अंतर आपको पता होना चाहिए. तो मैं यहां लिख देता हूं इंडक्टर विल बी हैविंग एयर कोर. ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है.
अब एक चीज और है, ये आ गया। अब इंडक्टर जो है वो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। इंडक्टर की कोर जो है वो एयर की होती है। अब सवाल ये है कि इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या होती है। इंडक्टेंस का मतलब क्या है, जरा मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इंडक्टेंस, तो सवाल ये कैपेसिटेंस क्या होती थी। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की कैपेसिटी की वो कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा, वैसे ही इंडक्टर क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडक्टर कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा। समझ में आ गई बात। सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी। ठीक है, और ये किसी टर्म से रिप्रेजेंट की जाती है। इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। कैपिटल एल विल बी द इंडक्टेंस। ओके, नाउ इसकी यूनिट क्या है। इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज हेनरी, वो होती है हेनरी, और इसको कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। क्या समझ में आ गई बात। हेनरी में इसको स्टोर किया जाता है, सॉरी हेनरी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मेजरमेंट इसका जितना भी होता है वो हेनरी में होता है। क्या समझ में आ गई ये चीज, क्या क्लियर हो गई। चलिए अब ये चीज हो गई। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, बोर्ड में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो इसके बाद आप पढ़ेंगे और सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल I took a straight wire. In this straight wire, current is flowing in this direction. If current is flowing in this direction, then the magnetic field produced by current will be in this direction, because current always produces magnetic field in 90-degree angle. Okay, now this magnetic field is not getting linked with any other thing. किसी और चीज के साथ ही लिंक नहीं हो रही है जैसा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ इफ आई गिव्स दिस स्ट्रेट वायर ए हेलिकल शेप, अगर इस स्ट्रेट वायर को हेलिकल शेप दी जाती है तो क्या होगा। देखिए अगर इसको हेलिकल शेप दी गई, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया इससे, हमने कहा इसकी जो कंप्लीट लेंथ है जितनी इसकी थी उतनी होगी। हमने कहा इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो हो गई क्या, L। L इज द कंप्लीट लेंथ, स्मॉल l लिख देते हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, कैपिटल N। कैपिटल N आर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई थिंक आपको याद होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से शो किया जाता है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को शो किया जाता है किससे, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो एन विल बी इक्वल टू एन इंटू एल। इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट लेंथ। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब देखिए एक चीज, वापस से वही फंडा कि अगर ये जो वायर था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पे बन रही थी, आपने इसको मोड़ दिया, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे लिंक हो जाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन
आगे लिंक हो जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस इधर जो आपके टर्न्स हैं उनसे लिंक हो जाएंगी, और ये करंट जब यहां पहुंचेगा तो यहां पे जो टर्न्स हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां लिंक होंगी? आगे लिंक होंगी। इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे लिंक होंगी, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे लिंक होंगी। क्या समझ में आ गई बात? ऐसे ही होता रहेगा, मतलब कि करंट जब फ्लो हो रहा था स्ट्रेट लाइन में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी से भी लिंक नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको हेलिकल शेप दे दी, वो हेलिकल शेप की वजह से करंट जिस कॉइल में, जिस वायर में फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ही अगले टर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होने लगी। क्या समझ में आ गई बात? लिंक होने की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए तो नेक्स्ट चीज क्या हुई, वापस से समझते हैं कि यहां पे की लगी हुई है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में की ओपन है, उसके बाद हमने की को क्लोज कर दिया। जब की को क्लोज किया, डीसी है ये, ठीक है, डीसी है, तो यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। डीसी की खासियत ये होती है कि ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट करंट, फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। मैंने कहा इसने करंट प्रोवाइड किया 5 एम्पियर, लेकिन क्या आपको ये समझ में आ रही है चीज कि जैसे ही आपने की को क्लोज किया, क्या तुरंत ये 5 एम्पियर देने लग जाएगा? नहीं देने लगेगा ना। ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे करंट की वैल्यू को बढ़ाएगा। मैंने कहा वो धीरे धीरे, इतना भी धीरे नहीं होगा, उसमें हो सकता है मिली सेकेंड्स का ही टाइम लगे। मतलब करंट में जो चेंज होगा 0 से लेके 5 एम्पियर तक का, 5 एम्पियर पे जाके वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि देना उसको 5 एम्पियर ही है, लेकिन 0 से 5 एम्पियर तक पहुंचने में उसको हो सकता है कि कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगे। ठीक है, अब इस मिली सेकेंड्स के बीच में जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा होगा? 0, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर पे आके 0 हो गया, मतलब 0 से 5 एम्पियर तक वो चेंज हुआ है करंट। अगर स्टार्टिंग में वो 0 से 5 एम्पियर चेंज हुआ है, इसका मतलब इससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे लिंक हुई थी वो भी चेंज हुई। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई है तो फ्लक्स भी चेंज हुआ है। समझ में आ गई बात? तो ये जो कॉइल्स में फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब भी चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक होगा, हमेशा उसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। क्या समझ में आ गई? क्या फंडा क्लियर हो गया? कहानी कहां से शुरू की थी? स्ट्रेट वायर, कोई लेना देना नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कहीं से लिंक नहीं हो रही। जैसे ही उसको हेलिकल शेप दी, अपनी ही कॉइल, अपने ही टर्न्स की वजह से दूसरे टर्न्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक होने लगी, लिंक होने लगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने लगी, फ्लक्स चेंज होने लगा, तो इंड्यूस ईएमएफ बनने लगा। इंड्यूस ईएमएफ का काम क्या होता है? सीधा फंडा है, ना बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, और कम होगा तो कम नहीं होने देगा, आएगा तो आने नहीं देगा, कम जाएगा तो जाने नहीं देगा। मतलब अगर इस वाले टर्न से अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, जो फ्लक्स इस वाली कॉइल ने बनाया है स्टार्टिंग में, और वो इससे लिंक हुआ, अगर इससे फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये क्या कोशिश करेगी, ये वाला टर्न, कि इससे फ्लक्स बढ़े ना। तो उस कंडीशन में एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा इसके अंदर, जो ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा? जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनल इस डायरेक्शन में है, जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, या मैं उसको कहूं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड। क्या समझ में आ गई? जो ओरिजिनल फील्ड थी वो ये थी, और जो इंड्यूस फील्ड थी वो ये थी, और उसकी वजह से इंड्यूस फील्ड बनाने के लिए जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो इसके अपोजिट होगा। अगर करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ये वाला है, तो जो करंट मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में। ये कब तक होगा? जब तक करंट कांस्टेंट नहीं हो जाता। जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा, आपको फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? क्या सेल्फ इंडक्टेंस का फंडा समझ में आ गया?
तो देखिए देखिए when change of flux linked with a turn due to another turn, then an induced EMF will get produced, which will oppose the change of flux within the same coil called self induction। ये सब कुछ एक ही कॉइल के अंदर हो रहा है, एक ही कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, एक ही कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे हम। ठीक है, बेसिकली यहां हम इंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालेंगे, देखेंगे कि कैसे निकलेगी। देखिए, जो फ्लक्स था, दैट फ्लक्स इज फाई, फ्लक्स वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट? फ्लक्स जो चेंज हो रहा था वो किसकी वजह से चेंज हो रहा था? फ्लक्स करंट की वजह से चेंज हो रहा था, तो फ्लक्स वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। If I remove this proportionality sign, then I will have to put some constant, and this constant is inductance। समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट आपने phi इज इक्वल टू एल आई लिख लिया, इसको 1 लिखा। नाउ नेक्स्ट, एज वी नो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इस फ्लक्स को हम किसके साथ लिंक करेंगे? फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बेसिकली हम उससे लिंक करेंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? बी ए कॉस थीटा, एंड द एंगल बिटवीन बी एंड ए मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कॉस 0 विल बी 1, सो flux will be equal to बी ए। अब आपके पास दो फॉर्मूले यहां हो चुके हैं, तो हमने क्या किया, यहां पे दोनों को कंपेयर कर दिया, इसको मैंने नंबर दे दिया क्या? 2, तो इक्वेटिंग 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट किया, सो एल आई विल बी इक्वल टू बी ए। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां से I को नीचे लेके गए, L को एज इट इज रखा। नाउ L इज इक्वल टू बी ए अपॉन आई। ये बात हो रही है, ये जितनी चीजें आपने निकाल ली, फ्लक्स बी ए, ये अभी तक आपने सिंगल टर्न के लिए बात की है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकालेंगे तो L विल बी इक्वल टू एन बी ए डिवाइडेड बाई आई। N will represent total number of turns. Now I will put the formula of B, so L will be equal to N. Now what is the formula of B? अगर ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। ये स्मॉल एन है, दोनों में अंतर समझ लेना, स्मॉल एन ये हुआ और कैपिटल एन ये हुआ। ठीक है, डिवाइडेड बाई इनटू ए डिवाइडेड बाई आई। आई विल कैंसिल आई। नाउ एल विल बी इक्वल टू, अब यहां से आप क्या करें कि या तो आप इस एन को चेंज कर दें या इस एन को चेंज कर दें, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, आपका काम हो जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं, अच्छा सा लगेगा।
अगर L न्यूमरेटर में आ जाएगा तो इट विल बी स्मॉल एन एल म्यू नॉट n इंटू ए, सो इट विल बी L इज इक्वल टू n स्क्वायर L म्यू नॉट ए. दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर. ये सेल्फ इंडक्टेंस है इंडक्टर की. क्या समझ में आ गई कहानी? दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस n स्क्वायर L म्यू नॉट ए. जरा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, और एनालिसिस करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, कंफ्यूज मत होना फाइनल एक्सप्रेशन को देख के. अगर किसी ने यहां पे n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L लिख दिया तो यही फॉर्मूला बन जाएगा. क्या? यही फॉर्मूला बन जाएगा आपका. अगर मैं इसको यहां से यहां लिखूं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा आपका n स्क्वायर म्यू नॉट a डिवाइडेड बाई L. यही फॉर्मूला आपका इस फॉर्म में आ जाएगा. तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों फॉर्मूले एज इट इज हैं. स्लैश लगा के लिख रहा हूं ताकि ये दोनों ही वैलिड हैं फॉर्मूले. अब देखिए एक चीज कि सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है. सेल्फ इंडक्टेंस एक तो डिपेंड कर रही है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दूसरा एरिया क्रॉस सेक्शन, सेकेंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ये दो जगह आ गया नहीं, इसको हटाइए, एक ही जगह होगा. एल आएगा यहां पे एल आए. ठीक है. तो एक चीज है कि सेल्फ इंडक्टेंस भी कैपेसिटेंस की तरह फिजिकल डायमेंशंस पे ही डिपेंड करता है. कैपेसिटेंस भी तो कैपेसिटर के फिजिकल डायमेंशंस पे ही डिपेंड करती थी. ये इंडक्टेंस भी इंडक्टर की फिजिकल डायमेंशंस पे ही डिपेंड करता है. ये करंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता. क्या समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में. एक क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, करते हैं जरा उसको. देखिए मैं ये वाला पार्ट अगर रैप करता हूं, चलिए ये वाला पार्ट रैप कर दिया. देखिए आपके पास ये एक इंडक्टर है और इसके पैरेलल में एक बल्ब लगा हुआ है. दिस इज ए बल्ब. ठीक है. और आपने क्या किया, इसको सप्लाई दे दी क्या? डीसी. ये क्या है? बल्ब. और ये क्या है? इंडक्टर. चलिए इसको मैंने फॉर एग्जांपल 2 नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया 1. या 2 या 1 की जरूरत नहीं है. हमें ये सिचुएशन बतानी है कि जब हम की को क्लोज करेंगे, यहां पे की लगी हुई है, की लगी हुई है. अगर हम की को क्लोज करेंगे तो उस कंडीशन में बल्ब की जो ब्राइटनेस है उसके चेंज को हमें एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे चेंज होगी. स्टार्टिंग में ही वो ब्राइट हो जाएगा, मतलब एकदम से ग्लो हो जाएगा. ठीक है. या धीरे धीरे ग्लो होगा, या ग्लो होने के बाद में डिम होगा. ये सारी चीजें हमें बतानी है. तो देखिए जरा ध्यान से देखिए. सबसे पहले क्या हुआ कि आपने की को जब क्लोज किया तो करंट यहां से यहां फ्लो हुआ. करंट के पास पहुंचने के 2 रास्ते थे, एक ये वाला और एक ये वाला. जब करंट यहां से यहां पहुंचा तो इस कॉइल में करंट की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस होने लगा. सेल्फ इंडक्टेंस कैसे? कि जब तक करंट की वैल्यू चेंज हुई, डीसी में भी तो 0 से 5 एम्पियर जाएगा, तो 0 से 5 एम्पियर जब तक करंट की वैल्यू चेंज हुई तब तक इस कॉइल ने चेंज ऑफ करंट का अपोज किया. ठीक है. तो अगर चेंज ऑफ करंट का अपोज किया है तो उस कंडीशन में यहां पे जब तक करंट चेंज हो रहा है यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो करंट के पास दूसरा रास्ता कौन सा है फ्लो होने का? करंट का पास दूसरा रास्ता है ये वाला. मतलब कि सारा करंट कहां से फ्लो हो जाएगा? बल्ब के थ्रू. सारा करंट बल्ब के थ्रू फ्लो हो जाएगा. और स्टार्टिंग में जो बल्ब है वो ब्राइट रहेगा. कहां? स्टार्टिंग में. और ये कंप्लीट आपको थ्योरी में लाइन बाय लाइन लिखना होता है कि जब करंट इंक्रीज होगा तो इंडक्टर्स जो है वो अपोज करेगा चेंज ऑफ करंट का. उस कंडीशन में बल्ब स्टार्टिंग में ब्राइट रहेगा. सेकंड चीज क्या है? अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो
यहां पे कोई भी चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा। चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा, तो ये इंडक्टर अपोज नहीं करेगा करंट का। जब अपोज नहीं करेगा तो इसके थ्रू करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कमाल की चीज क्या है। कमाल की चीज ये है कि यहां इस केस में ये जो कॉइल है वो कॉपर की या किसी कंडक्टर की बनी है, और यहां ये जो है ये किसी बल्ब है तो टंगस्टन का बना है जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। करंट हमेशा इजी पाथ चूज करता है फ्लो होने के लिए, तो अगर कॉइल के थ्रू ये फ्लो हो सकता है इजीली तो कॉइल के थ्रू सारा करंट फ्लो हो जाएगा, बल्ब के थ्रू करंट फ्लो होना कम हो जाएगा। इसका मतलब बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में ये ब्राइट रहा है, बाद में ये डिम होता गया। अब आप लिखेंगे कैसे इसको? इनिशियली व्हेन द करंट वाज चेंजिंग, when the current was changing through the circuit, then the inductor was opposing the change of current, so no current was flowing through the inductor, hence entire current was flowing through the bulb and it was glowing, its brightness was maximum. Now with time when the current became constant, then the opposition of current becomes zero through the coil, hence the current start flowing through the inductor and the current flowing through the bulb became minimum as the resistivity of the bulb is more than the resistivity of the coil. समझ में आ गई बात? Hence initially the bulb was bright, glowing, and after that some time it became dim. वो थोड़ा डिम हो गया। क्या समझ में आ गई आपको बात? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको करने होंगे। एक छोटा सा रिलेशन बच गया था इंड्यूस्ड करंट का और ईएमएफ का, वो डिराइव कर लेते हैं। क्योंकि देखिए आपने इंड्यूस करंट से फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है, लेकिन इंड्यूस करंट से आपने डायरेक्ट करंट का कोई इंड्यूस ईएमएफ से आपने करंट का कोई फॉर्मूला नहीं देखा, वो देख लेते हैं। तो देखिए इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज डी फाई बाई डी टी, और हमने फ्लक्स का एक फॉर्मूला देखा दैट इज एल आई। तो E विल बी इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी टी। सो इट विल बी E is equal to L is constant, so it can be taken outside. Now minus L di by dt, current per unit time. On the basis of this formula, you may have numericals in the examinations. So it is a small derivation. Here we ends the video.